आइए आज हम जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको कि साधारणतः ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है, उसके बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक सीरियस फंगस इन्फेक्शन है जो कि अगर आँख को इन्वॉल्व कर ले तो उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, और अगर ये ब्रेन तक पहुँच जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर इसको सही समय पे कंट्रोल ना किया जाए। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बातें आजकल इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि पिछले 15 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी कुछ किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस की तरह से होता था। एक्चुअली में ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ऐसे देखें तो म्यूकोर या म्यूकोरेल्स जेनरस के ये फंगस वातावरण में वैसे भी पाए जाते हैं और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह से बॉडी में एंट्री करता है जबकि इम्यूनिटी बॉडी की लो होती है। जब ये एंटर करता है तो ये ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है, उनका फ्लो ब्लॉक कर देता है, और जब किसी भी टिश्यू का ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो वो टिश्यू डेड हो जाता है और उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। इसका नाम ब्लैक फंगस एक मिसनॉमर है। एक्चुअल में ये फंगस ब्लैक नहीं होता, लेकिन इसका जो एस्कार बनता है वो ब्लैक होता है, जिसके कारण कि इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। एस्कार जो है वो काला दिखने वाला वो हिस्सा होता है जो कि इस फंगस के इन्वेजन से टिश्यू का डैमेज हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कोविड-19 के पेशेंट में क्यों ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है, और जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है उसमें ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस बॉडी में एंटर कर जाता है और अंदर बॉडी को डैमेज करता है। कोविड-19 के पेशेंट्स में इम्यूनिटी इसलिए लो हो जाती है क्योंकि इन पेशेंट्स में डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, कुछ तो बीमारी की वजह से और कुछ इनके ट्रीटमेंट की वजह से। इन पेशेंट्स में हाई डोजेज में स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण की इम्यूनिटी लो होती है। कोविड-19 के पेशेंट्स को लंबे समय तक वेंटिलेटर्स या लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्सीजन थेरेपी पर रहना पड़ता है, जिसके कारण भी ये फंगस जो है बॉडी में एंटर करने की संभावना रखता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डायबिटीज़ को कोविड के दौरान और कोविड के बाद में पूरी तरह से कंट्रोल रखा जाए, बॉडी की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन की जाए, जनरल हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इस तरह की सिचुएशन में बीटाडीन नेज़ल ड्रॉप्स या ऑयली नेज़ल ड्रॉप्स भी नेज़ल पैसेजेस को क्लीन रखने में यूज़ की जा सकती हैं। आमतौर पे जो ऑट्रिविन या स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रे लेते हैं पेशेंट, उनको ये दवाएं इस समय इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली डिटेक्शन होना इसका बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टरी राय सही समय पर लेना ज़रूरी है। ये म्यूकोरमाइकोसिस साइनसेस और नोज़ के रास्ते से बॉडी में एंटर करता है। इसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है राइनो ऑर्बिटल। राइनो ऑर्बिटल मतलब नाक और आँख के चारों तरफ के हिस्से में जब फंगस रहता है। नेक्स्ट स्टेज में राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल स्टेज होती है, जिसमें कि नाक और आँख के चारों तरफ के हिस्से के अलावा ये ब्रेन में एंटर कर जाता है। ये एक रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और अगर इसको सही समय पर तुरंत ना कंट्रोल किया जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। मॉर्टेलिटी उस स्थिति में ज़्यादा हो जाती है अगर ये फंगस आँख के हिस्से में या ब्रेन के हिस्से को इन्वॉल्व कर लेता है। आइए जानें कि म्यूकोरमाइकोसिस के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। अर्ली सिम्टम्स का जानना आप सब लोगों का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन सिम्टम्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो आप सही समय पर डॉक्टर की राय ले सकते हैं। इन पेशेंट्स को कोविड रिकवरी के बाद भी अनएक्सप्लेन्ड सीवियर हेडेक बना रहता है। कभी कभी दांत में दर्द और सुन्नपन की फीलिंग होती है, चेहरे पे सुन्नपन नम्बनेस की फीलिंग होती है, पलकों पे स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे भी स्वेलिंग हो सकती है। कई बार नेज़ल डिस्चार्ज जो कि पुरलेंट या ब्लडी भी हो सकता है, जिसमें ब्लड आता है, और नाक के बंद होने की जैसी फीलिंग इसमें रहती है, क्योंकि इसमें साइनसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन है कि ये कोई सिम्टम है
तो डॉक्टर को दिखा के इस बात को रूल आउट करा लेना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई अर्ली चेंजेस म्यूकोरमाइकोसिस के डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। जब म्यूकोरमाइकोसिस आगे बढ़ जाती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? आँख का मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है, आँख बंद करना, आँख खोल पाना मुश्किल होता है, रोशनी में दिखाई देने में दिक्कत होती है, इवन रोशनी का टोटल लॉस भी हो सकता है, पलक नीचे झुक जाती है जिसको कि ड्रूपिंग लिड या टोसिस बोलते हैं, आँख का बाहर निकलना जिसको प्रोप्टोसिस या प्रोट्रूजन कहा जाता है आईबॉल का, वो हो सकता है, दिमाग में पहुँचने में डिजीनेस, चक्कर आने की फीलिंग, चलने उठने में दिक्कत होने की संभावना रहती है। बेहतर यही है कि डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए और उसी स्टेज पे इसका इलाज सही तरीके से शुरू हो जाए, जिससे कि लेट स्टेज तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। तो अब बात ये आती है कि अगर सस्पिशन है तो इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पेशेंट को सही समय पे सही डॉक्टर के पास सही जगह पर पहुंचना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले एक ईएनटी स्पेशलिस्ट जो कि एंडोस्कोपी का काम करता है, वो एक एंडोस्कोप के द्वारा साइनसिस से और नोज से इस फंगस का सैंपल लेता है, जिसको कि माइक्रोस्कोपी और कल्चर के द्वारा इसकी जांच की जाती है। एमआरआई करके बीमारी के एक्सटेंट को देखा जाता है कि कहाँ तक ये बीमारी फैली हुई है, क्या ये ऑर्बिट तक है, क्या ये साइनसिस तक है, क्या ये ब्रेन की तरफ एंटर कर चुकी है। अब अगर ये पाया जाता है कि पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस है तो इस पेशेंट का इलाज ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जिसमें कि ईएनटी सर्जन, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट और डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन और एक ऐसा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी करता हो, वो एक पूरी की पूरी टीम की तरह से सब लोग काम करते हों और सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ आपको मिल सकें, उसी जगह पे इस बीमारी का इलाज इफेक्टिवली संभव है। म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में मोटे तौर पे दो चीज़ें हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे एम्फोटेरिसिन बी और पॉसिकोनाजोल नाम की दवाएं जो कि एंटीफंगल ड्रग्स हैं दी जाती हैं इंट्रावीनसली, जो कि फंगस को नष्ट करने में हेल्प करती हैं। इसी के साथ ही साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो भी हिस्सा फंगस से इन्वॉल्व हो, चाहे वो साइनसिस की लाइनिंग हो, चाहे वो ऑर्बिट का हिस्सा हो, उस सारे हिस्से को जिसमें भी फंगस पहुंचा हुआ है उसको रिमूव किया जाता है। ट्रीटमेंट का उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से ये फंगस जो है आँख के सेंसिटिव हिस्से और ब्रेन की तरफ ना बढ़ सके। आजकल चारों तरफ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपसी बातें हो, सिर्फ ब्लैक फंगस की ही चर्चा हो रही है। पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान है कि अगर उसके चेहरे पे काला तिल भी होता है तो भी वो डॉक्टर को दिखाने चला आ रहा है कि डॉक्टर साहब कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। इससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। चांसेस जो हैं इन कोविड इफेक्टेड लोगों के अंदर सिर्फ 1% का लगभग चांस है कि उसको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। 0.1% का मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ लोग कोविड से इन्फेक्टेड होंगे तो उसमें से 10,000 लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हो सकती है। 0.1% का रिस्क कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, पहली तो चीज़ ये। और अगर ये हो भी जाता है तो कोई डिजीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज संभव नहीं है। हम लोग पहले से इसका इलाज करते चले आ रहे हैं। इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज़, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सही समय पर डिटेक्शन हो जाना चाहिए। वी हैव एंटीफंगल ड्रग्स, वी हैव सर्जिकल ट्रीटमेंट विच आर इफेक्टिव। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, पेशेंट्स बच रहे हैं, बट जो मैं दोबारा से कहूँगा, सही समय पर सही जगह सही इलाज के लिए पहुँचना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए सही समय पर डिटेक्शन ज़रूरी है। थैंक यू।